Today's topic is maternal adaptation इन प्रेगनेंसी कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल एडेप्टेशंस क्या क्या होती है, क्या क्या चेंजेस आती है, क्या क्या एडेप्ट करती है मैटरनल बॉडी। तो नॉर्मल क्या क्या होती है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं व्हाट आर मेटाबॉलिक चेंजेस, कि भाई मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो क्या होगा, ये प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी इज एनाबॉलिक स्टेट, फॉर्मेशन होता रहता है इसके अंदर, तो दिस इज एनाबॉलिक स्टेट। तो इसमें क्या होगा, हमारा इंक्रीज बीएमआर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो होगा, एक तो वो बढ़ जाएगा, दूसरा हमारा मेटाबॉलिक में और क्या होगा कि टोटल कैल्शियम की जो अपनी बॉडी के अंदर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इसमें। और क्या मेटाबॉलिक चेंजेस क्यों 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 हो जाता है भाई, जिसकी मतलब टोटल कैल्शियम डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, दूसरा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो विटामिन कितना देते हैं नॉर्मली हम 10 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से फीमेल को, और कैल्शियम देता है 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो एक तो ये हमको क्या देखने को मिलेगा, एनाबॉलिक स्टेट में बीएमआर देखने को मिलेगा, दूसरा टोटल कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रखा होगा। और हमको पता और क्या होगा कि भाई HPL ह्यूमन प्लेसेंटा इलेक्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्लेसेंटा जो सिक्रेट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया तो पता है हमको क्या होगा, डायबिटीज़, गैस्ट्रेशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं इसमें अगर ज़्यादा हो गया तो। नॉर्मली किसके लिए होता है भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, नॉर्मली इसलिए होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जाकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ा रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ा रहा होगा तो जिससे ज़्यादा चांस होगा भाई कि ज़्यादा रहा होगा कि भाई फिटस तक ग्लूकोज ज़्यादा पहुँचे। और दूसरा फिर नॉर्मली इसकी वजह से मान लो कि ब्लड में ज़्यादा हो रखा ग्लूकोज, तो क्या हो सकता है इसकी वजह से भाई ब्लड में ज़्यादा हो रखा तो मैटरनल मदर के यूरिन में भी ज़्यादा ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान हमने नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। तो ये अपनी क्या होगा मेटाबॉलिक, ये नॉर्मली मेटाबॉलिक चेंजेस अपने किस में देखने को मिलेंगे, मैटरनल एडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी। सेकेंड क्या, स्किन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे भाई हमने, स्किन के चेंजेस। तो सबसे पहले हमने पता है प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, तो वो क्या करवाता है भाई, अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़वा देता है। दूसरा अब देखते हैं भाई एस्ट्रोजन क्या क्या करवाता है। ड्यू टू एस्ट्रोजन अब स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम कि भाई अपने नेजोलेबियल फोर्ड पे क्या हो जाता है, डार्कनिंग हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं आप क्लोज्मा ग्रेविडेरम। तो ये होगा क्लोज्मा ग्रेविडेरम। दूसरा एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अपनी वेन्यूल्स का डायलेशन हो जाता है, वेन्यूल्स डायलेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं आप स्पाइडर नेवाई। और इसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा तो अपने पाल्म जो होगा हैंड का, वो रेडनेस ऑफ पाल्म, इसको बोलते हैं आप क्या, पाल्मर एरिथमिया। और क्या होगा उसके बाद अपना ये होगा, ये होता है अपना जाइफिस्टर्नम, ये अपनी जाइफिस्टर्नम होगी, जिफिस्टर्नम। और यहाँ पे हो गया अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जाइफिस्टर्नम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक डार्क लाइन आ जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ठीक है, ये हमको स्किन चेंजेस में देखने को मिलेगा। दूसरा मार्क्स देखने को मिलेंगे, कौन से मार्क, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का है, इस प्रेगनेंसी के दौरान जो ये पिंकिश कलर के हैं इनको बोलते हैं आप स्ट्राया, ये जो स्ट्रेस मार्क्स हैं इसको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम। और ये किस कलर के हैं, ये पिंक कलर वाले जो करंट प्रेगनेंसी के स्ट्रेस मार्क्स हैं। ठीक है, और कुछ ग्रेइस कलर के देखने को लगेंगे जो आपने ब्राउन कलर से डिनोट करें, जिनको बोलते हैं आप इन स्ट्रेच मार्क्स को बोलते हैं, जो ये हैं स्ट्राया एल्बिकेंस। और ये किसको डिनोट कर, ये कैसे होते हैं, ग्रे कलर, कैसे ग्रे। और ये डिनोट करते हैं प्रीवियस प्रेगनेंसी, ये प्रीवियस प्रेगनेंसी के मार्क होते हैं। तो ये हो गया हमारे स्किन कलर कि क्या स्किन चेंजेस क्या क्या आएंगे, नॉर्मल स्किन चेंजेस क्या क्या आएंगे। अगला आ गया हमारा ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट चेंज में क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा एंड वेट बढ़ जाएगा। तो हमको पता है कौन कौन से हार्मोन होते हैं भाई, एक तो हमारा एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और एंड इंसुलिन। ये तीन हार्मोन जो होते हैं हमारे ब्रेस्ट के साइज को और वेट को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा, इंसुलिन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ये क्या करवाते हैं, ये इंक्रीज द फैट ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा आ गया हमारा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये क्या करवाते हैं, मिल्क है, इंक्रीज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब कुछ चीज़ देख लेते हैं हम, क्या कि मिल्क इजेक्शन कौन सा करवाता है और मिल्क फॉर्मेशन कौन सा करवाता है या प्रोडक्शन। तो मिल्क का फॉर्मेशन जो करवाता है वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, और जो इजेक्शन करवाता है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब जो प्रोलैक्टिन है ना, वो हमको पता होना चाहिए, ये प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन का लेवल ऐसे बढ़ता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर, और ये हमारा पोस्ट पार्टम पीरियड। तो ऐसे बढ़ता है और फिर ऐसे हो जाता है। तो सबसे मैक्सिमम लेवल जो होता है ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन कब होता है, वो होता है हमारा ड्यूरिंग लेबर के दौरान। कोई तो आपसे पूछा है कि भाई प्रोलैक्टिन का लेवल सबसे कम होता है, ज़्यादा कब होता है, वो होता है भाई ड्यूरिंग लेबर की तरफ। अब आ गया भाई प्रोलैक्टिन, तो हमको पता है कि भाई उसके दौरान बढ़ रहा है, किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, मगर फिर भी क्या होता है उस टाइम लैक्टेशन नहीं होता, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रखा। क्यों, क्योंकि प्रोलैक्टिन तो बढ़ रहा है मगर उसको स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप हो रखा उनका एक्शन का। तो अब क्यों, कौन एक्शन को रोकता है वो देख लेते हैं कि जो अपना एस्ट्रोजन है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या लाता है कि प्रोलैक्टिन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट लाता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाता है कि भाई तुम लेवल बढ़ो, मगर उसका दूसरा काम करता है कि उस पर नेगेटिव इफेक्ट क्या डालता है कि उसके एक्शन को रोकता है कि भाई तुम एक्शन मत करो, बस लेवल बढ़ जाओ तुम्हारा। ठीक है, इसलिए अगर मान ले किसी के दौरान कोई कंडीशन है जब हमने लैक्टेशन नहीं करवाना, लैक्टेशन कॉन्ट्राइंडिकेट, जैसे मान ले भाई कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका फिटस की डेथ होगी, तो उसमें लैक्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या दे सकते हैं उसमें, हाई डोज, क्या दे सकते हैं, हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन। मगर हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन क्या होता है, वो क्या करवा सकता है, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, हाइपर कोएगुलेबल है, कोएगुलेबल स्टेट करवाता है, मतलब हाइपर कोएगुलेटी, मतलब कोएगुलेबल फैक्टर का लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हाइपर कोएगुलेटी आ जाती है, तो थ्रोम्बोसिस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लैक्टेशन जब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम क्या नहीं देते, एस्ट्रोजन नहीं देते, उसकी जगह क्या देते हैं, आप डोपामीन दे देते हैं। अगर मान लो आपने लैक्टेशन नहीं है रिक्वायरमेंट, तो आप क्या देते हैं, डोपामीन। डोपामीन क्या होता है, इनहिबिट करता है किसको, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को, इनहिबिट करता है किसके, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। तो कौन कौन सा आ गया डोपामिन भाई, डोपामिन के कौन कौन से आ गए, कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टेन। तो ये हम दे सकते हैं भाई जब हमने लैक्टेशन बंद करनी हो, अगर लैक्टेशन हमने रिक्वायर ना हो उसके दौरान। अगला क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगले चेंजेस आ सकते हैं, हम पढ़ते हैं भाई किसमें, नेक्स्ट चेंजेस आर इन वेजाइना, सर्विक्स, क्या क्या सर्वाइकल चेंजेस आएंगे, और दूसरा लास्ट है यूट्राइन, यूट्राइन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला वेजाइना और सर्विक्स पे देखते हैं अपन। तो वेजाइना का एक तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो हमने पहला ही पढ़ रखा है, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना को एक हमने साइन दे रखा है, उसको बोलते हैं हम चैडविक साइन, तो इसको बोलते हैं चैडविक साइन। तो एक तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, हमारे लैक्टोबेसिलाई बढ़ जाते हैं, लैक्टोबेसिलाई का लेवल बढ़ जाता है। लैक्टोबेसिलाई वही लैक्टिक एसिड सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्टिव है भाई, कि भाई प्रोटेक्टिव है किसके लिए, कि भाई अदर ऑर्गेनिज्म ना हो, तो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के लिए प्रोटेक्टिव हुआ। तो एक तो यो आपने चेंजेस देखने मिलेगा वेजाइना में कि भाई क्या क्या चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी एडेप्टेशन के दौरान। और सर्विक्स में क्या होगा, सर्विक्स के अंदर क्या आ जाएगा भाई, सर्विक्स के अंदर आ जाता है म्यूकस प्लग, कि भाई प्लग आ गया म्यूकस का, कि और कुछ मतलब फर्टिलाइज दोबारा कुछ प्रिवेंट करे। एक तो म्यूकस आ गया कि भाई दोबारा कुछ असेंडिंग कुछ ना जाओ। मान लो देखो कि भाई ये है हमारी यूट्रस और ये हमारी सर्विक्स, ये यूट्रस है, ये हमारी सर्विक्स है, तो यहाँ पे प्लग आ गया,
तो भाई कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अदर ऑर्गेनिज्म जो अपर अपनी यूट्रस में ना जा पावे, तो इन्फेक्शन कोज ना करे, कि चाइल्ड का इन्फेक्शन ना, फिटस का इन्फेक्शन ना हो, इंट्रायूटाइन इन्फेक्शन ने प्रिवेंट करे। तो ये हो गया म्यूकस प्लग। और दूसरी प्रेगनेंसी वगैरह प्रिवेंट करे, तो ये सर्वाइकल प्लग का काम है। आगे आ गया यूट्राइन। भाई यूट्राइन क्या होगा? यूट्राइन का साइज होगा वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। नॉर्मली 5 से लेकर 10 ml तक होती है, वो बढ़ के कितनी हो जाती है? 5 लीटर तक हो जाती है। तो ये हो गया यूट्राइन अडेप्टेशन, यूट्राइन चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब आगे पढ़ते हैं भाई, क्या जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई हीमेटोलॉजिकल चेंजेस। क्या हीमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे भाई प्रेगनेंसी के दौरान? तो अब हम देखते हैं भाई, कुछ तो हीमेटोलॉजिकल कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंक्रीज में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना वो अपना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम में क्या आता है? एक तो अपना प्लाज्मा, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, मगर एज कम्पेयर टू प्लाज्मा वो कम बढ़ेगा। तो किसका कौन सा ज़्यादा? प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। इंक्रीज द आरबीसी, आरबीसी का नंबर भी बढ़ेगा, आरबीसी का नंबर भी बढ़ जाएगा, एंड रेटिकुलोसाइट भी बढ़ेंगे। तो ये तो सब हमारी बढ़ेगी। अब भाई क्या क्या कम क्या क्या होगा भाई? कम होगा विस्कोसिटी, क्योंकि क्या होगा? फ्लूइड बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, और आरबीसी वगैरह कम हो गए, तो विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जाओगा क्या? थिन हो जाएगा, ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगी? विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? अपना हीमोक्रिट लेवल क्या होगा? हीमोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा। हीमोक्रिट क्या होता है भाई? अपना आरबीसी वॉल्यूम, आरबीसी अपना हीमोक्रिट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? आरबीसी की लाइफ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हीमोक्रिट क्या था? हीमोक्रिट था भाई अपना आरबीसी डिवाइड बाय में ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, आरबीसी वॉल्यूम डिवाइड में ब्लड वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा भाई, क्योंकि आरबीसी का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, मगर एज कम्पेयर टू ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, और आरबीसी का वॉल्यूम कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से हीमोक्रिट एट लास्ट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारे बढ़ेगा घटेगा। दूसरी चीज़ क्या बढ़ेगी भाई? दूसरी चीज़ बढ़ेगी हीमोग्लोबिन मास। टोटल हीमोग्लोबिन मास भी बढ़ेगा आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो टोटली बढ़ेगा, मगर एज कम्पेयर टू प्लाज्मा वॉल्यूम कम बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा? क्या इंक्रीज हो रखा होगा? इरिथ्रोपोइटिन, इथ्रोपोइटिन भी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इथ्रोपोइटिन भी बढ़ा हुआ होगा। अब क्या कम हो रखा होगा? दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब हमको पता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रखी होगी, क्योंकि क्या होगा कि तो हम इसमें बोल देंगे, क्या बोलते हैं इस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होने पे? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो ये नॉर्मल एनीमिया है, ठीक है। तो कितना हो जाता है? 11 mg पर डेसीलीटर। अब क्योंकि पता है भाई, क्योंकि आरबीसी का काउंट बढ़ा है, मगर एज कम्पेयर टू प्लाज्मा वॉल्यूम कम बढ़ा है। प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा है और आरबीसी का साइज वो नंबर कम बढ़े हैं। तो वही है भाई, जैसे आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी वही है, बढ़ा तो है, मतलब क्या नाम है, कम बढ़ा है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल कैसे होगा भाई? जैसे तो कितना आ जाएगा हीमोग्लोबिन का लेवल? 11 mg पर डेसीलीटर। तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं आप? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अगर अब आ गया थर्ड में क्या देखते हैं आप? क्या बढ़ जाएगा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि हमने पता भाई प्रेगनेंसी जो क्या सी स्टेट है? एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है भाई, इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। तो इसके दौरान क्या होगा कि ल्यूकोसाइट बढ़े हुए होंगे, क्या ना वाइट ब्लड सेल्स होगा, क्या नंबर क्या होगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें क्या ना डिक्रीज़ क्या होगा? प्लेटलेट काउंट। भाई प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है प्लेटलेट्स की, तो क्या देखने को मिलेगा? प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज मिलेगा अपने प्रेगनेंसी के दौरान। चौथा क्या देखने को मिलेगा? टोटल प्लाज्मा क्या होगा? टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा वो अपने क्या देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। मगर कौन सा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम मिलेगी अपने? मतलब नहीं, क्या हमने पता है टोटल तो प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गया, मगर क्या होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी?
वो डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्यूट मटेरियल है, वो सोल्यूट जैसे जो भी अपने आरबीसी हो गए और ये क्या हो गया अपना प्रोटीन्स हो गए, ये बढ़ेंगे, मगर एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन ये कम बढ़ेंगे। ये बढ़ता है, सोल्यूट बढ़ गया, बट सॉल्यूशन जो होता है ना या सॉल्वेंट वो ज़्यादा बढ़ जाता है, सॉल्वेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। तो आप की क्या किस किस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, मगर प्लाज्मा बढ़ जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाते हैं। डिक्रीज कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होता है वो डिक्रीज होता है, और ग्लोबुलिन जो होता है ना वो बढ़ जाता है। अब आ गया भाई तेरा क्या, अब आ जाते भाई अगली उस पर कि भाई फिफ्थ हमारी जो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होगी, वो जो होती है इंक्रीज होती है। और किससे होती है भाई ह्यूमोरल इम्यूनिटी, हमने पता है T2 हेल्पर सेल से। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और फिफ्थ यहाँ पर कौन सा आ गया, इसमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे। तो कौन सी आ गई सेल मीडिएट किस होती है, हमने पता T हेल्पर सेल से, T1 हेल्पर सेल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या हीमेटोलॉजिकल चेंजेस जो हमने मेनली देखने को मिलते हैं अपने किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। अब अगले चेंजेस हम देखते हैं कौन से, नेक्स्ट चेंजेस आर रीनल चेंजेस। तो रीनल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला हमारा क्या देखने को मिलेगा कि ये है हमारा ब्लैडर, ये ब्लैडर भाई, ये हमारी यूरेटर है, और ये यूरेटर के ऊपर है किडनी। तो सबसे पहला देखने को मिला नॉर्मली किडनी का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि यूट्रस जो होती है राइट साइड में थोड़ी डेविएटेड होती है, तो उसके डेक्स्ट्रो रोटेशन की होने की वजह से यूट्रस का, तो ये जो राइट साइड का यूरेटर है ना ये ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक करती है, वो दबाती है, कंप्रेशन की वजह से ये ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या ज़्यादा प्रेशर बन जाता है यूरिन की वजह से। तो क्या देखने को, इसको क्या बोलेंगे हम इस कंडीशन को, इसको कंडीशन को बोलेंगे क्या, हाइड्रो यूरेटर। मेनली बाइलेटर होगा, मगर राइट साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा जो अपना ब्लैडर है वो कैसा देखने को मिलेगा, ब्लैडर की जो होगा वो क्या होगा, म्यूकोसा जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, इसका इंटरनल क्या, इंट्रा वेसिकल क्या, इंट्रावेसिकल, वेसिकल फॉर ब्लैडर, इंट्रावेसिकल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये अपने देखने को मिलेगा। अब और क्या होता है, हमको पता है भाई प्रोजेस्टेरोन है प्रेगनेंसी के दौरान, वो क्या होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। तो वो क्या करवाओगा, इनकी स्मूथ मसल्स जो अपनी यूरेटर में हो गई, अपनी ब्लैडर में होगी, उनको क्या करवाओगा, रिलैक्स कराओगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्स की वजह से यहाँ देखने को मिलेगा अपने यूरिनरी स्टेटिस। भाई जो यूरिन जो होता है वो स्टेटिस, रुकाव देखने को मिलेगा अपने यूरिन में। अगर यूरिन में रुकाव देखने को मिल गया, मान ले यहाँ पे यूरिन ज़्यादा इकट्ठा हो गया, धीरे यूरिन है इकट्ठा हो गया, ज़्यादा यहाँ यूरिन भी इकट्ठा हो गया, तो क्या होने के चांस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, फिर इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने के चांस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे होने के चांस होते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ जो इन्फेक्शन है वो नीचे से ऊपर आ सकता है आराम से, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो गए हमारे एनाटोमिकली चेंज क्या क्या आते हैं भाई अपने रीनल में। दूसरा पढ़ते हैं हम आप कि भाई सेकंड कि भाई फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंज आते हैं। तो हमने पता है टोटल बॉडी वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो रखा है यहाँ पे, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रखा है, ठीक है, हमको पता है। अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड जो होगा वो ज़्यादा जाएगा किसके पास, किडनी के पास, किडनी के पास ज़्यादा आया, किडनी के पास ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो भाई फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो इंक्रीज फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा करेगी तो क्या करेगी, यूरिन के अंदर क्या ज़्यादा होगा, यूरिन टॉयलेट के अंदर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो क्या ज़्यादा होगा भाई, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड। अब ये यूरिन में ज़्यादा निकल जाएंगे तो इनका लेवल किस में कम हो जाएगा, बॉडी के सीरम में, तो डिक्रीज लेवल किसके अंदर, सीरम के अंदर, बॉडी फ्लूइड में इनका लेवल कम हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज अपन है किस में देखने को मिलेंगे अपने, रीनल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल रीनल चेंजेस। अब मान ले, अब हमने ये पढ़ा था यूटीआई, अब यूटीआई हो जाता है इसमें, इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली हमने यूटीआई देखने को मिल सकते हैं। तो अपन किस क्या देते हैं इसमें, हम एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी,
एंटीबायोटिक देते हैं हम। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रोफुरेंटोइन। नाइट्रोफुरेंटोइन कितना? 100 mg। कितने बीडी देंगे? 3 दिन के लिए। तो ये अपना क्या होगा फिर? ट्रीटमेंट हो गया यूटीआई का इन प्रेगनेंसी। ये हो गया हमारे रीनल चेंजेस। नेक्स्ट चेंजेस हम देखते हैं, वो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी चेंजेस। कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या एडेप्टेशंस होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमको पता है कि भाई ये हमारा लंग है, ये हमारा डायफ्राम है। अब नीचे से क्या हो रखी है? यूट्रस इनलार्ज होती जा रही है, तो ये ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा डायफ्राम भी ऊपर जाएगा और लंग्स भी ऊपर जाएगा। तो लंग्स ऊपर गया और डायफ्राम ऊपर गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई हमारा जो प्रेशर की वजह से ऊपर से और नीचे का जो है अपना ये लेंथ जो होगी अपने उसकी इसकी लंग्स की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो और इधर से ट्रांसवर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा लेंथ। तो इसकी वजह से क्या क्या फ़र्क आएंगे भाई? अगर ट्रांसवर्स बढ़ रहा है तो सबसे पहला क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम जो होता है नॉर्मल कितना होता है? 500 ml, वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मगर दूसरी जगह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो क्या होता है? नॉर्मल रहता है। और फिर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो क्या हो जाएगी? तो इक्वली इंक्रीज हो जाएगी। दोनों का टोटल कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल टू द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद और क्या देखते हैं भाई? नीचे से साइज छोटा होगा हमारा, लेंथ छोटी होगी क्योंकि नीचे से पुश आ गया। तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज क्या हो जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो रेजिडुअल रहता है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये दोनों डिक्रीज हो गए तो क्या होगा? इन दोनों का प्लस क्या होता है? इन दोनों का प्लस कर दे तो क्या कौन सी कैपेसिटी बन जाएगी? वो हो जाएगी, या इसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एट लास्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मगर क्या नॉर्मल रहती है इसके अंदर? नॉर्मल क्या क्या रहता है भाई प्रेगनेंसी के अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल होता है रेस्पिरेटरी चेंज लगभग नॉर्मल होता है, अनचेंज रहता है। एंड वाइटल कैपेसिटी ये क्या होती है? नॉर्मल होती है अपने इसके अंदर, तो कोई चेंजेस नहीं आता प्रेगनेंसी की एडेप्टेशन के दौरान। अब इसमें क्या होगा भाई? थोड़ा बहुत जो होता है रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है थोड़ा सा, मगर नॉर्मली नॉर्मल रहता है। अब क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कम से कम एयर जो होगी वो डिक्रीज हो रखी है, एयर जो होगी वो डिक्रीज ट्रैप्ड होगी, कम से कम होगी। अब हम ड्यूरिंग हम एक्सपीरेशन, अब हम सांस जब छोड़ते हैं तो ये वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है। और नॉर्मल टाइडल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ये रहता है, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली रेस्पिरेशन के दौरान हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब यही डिक्रीज होगा तो एयर ट्रैप्ड जो होगी नॉर्मली एयर जो ट्रैप्ड है वो लंग में डिक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा कि भाई डिक्रीज, क्योंकि ये ट्रैप्ड कम होगी तो O2 ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो इससे क्या होगा? डिक्रीज O2 क्या होगा? ब्लड में O2 डिक्रीज हो जाता है। अगर O2 डिक्रीज होगा, CO2 कम होगा, तो क्या इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है। पीएच क्या होगा हमारा? पीएच जो होगा CO2 कम हुई तो पीएच क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। पीएच ज़्यादा होगा तो हम किसकी वजह से हुआ? रेस्पिरेशन की वजह से हुआ, तो हम बोल देंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा तो इसके लिए बॉडी कंपनसेट करती है, तो किडनी जो होगी वो उसने कंपनसेट करने के लिए आओगी। तो किडनी क्या होगी? किडनी क्या कंपनसेट करेगी? एक तो किडनी क्या कराओगी? इंक्रीज। अगर एल्कलोसिस हो रखा तो बॉडी में से कार्बोनेट अनाइन को बॉडी बाहर निकाल लेगी जिससे पीएच कम हो। तो इससे फिर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा मेटाबॉलिक, या मेटाबॉलिक किडनी करवा ली तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पीएच नॉर्मल आएगा लगभग, और बाइकार्बोनेट बॉडी में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी होगी किडनी कंपनसेटर। नेक्स्ट आ गया भाई और लास्ट कि भाई क्या एडेप्टेशन आओगी जीआईटी में? जीआईटी एडेप्टेशंस क्या क्या होंगी या चेंजेस क्या क्या होंगे? तो हमको पता है, सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं इसको। एक तो क्या सबसे पहला कि HCG है और एस्ट्रोजन, इसकी वजह से क्या होती है? मॉर्निंग सिकनेस होती है इनकी वजह से। मॉर्निंग सिकनेस होती है। अब मॉर्निंग सिकनेस जो होगा हमको पता है HCG डिक्रीज हो जाता है
10th वीक तक डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी मॉर्निंग सिकनेस। तो सब साइड अपने नॉर्मली 16 से लेकर 20 पीरियड ऑफ गेस्टेशन तक अपने आप ख़त्म हो जाती है। मगर कौन कौन सी कंडीशन है भाई HCG ज़्यादा होगा, कुछ कंडीशन है भाई HCG जो होता है वो HCG जो होगा वो ज़्यादा होता है। वो तेरा जैसे मोलार प्रेगनेंसी पढ़ चुके हम, या तेरा मल्टीपल प्रेगनेंसी भाई ज़्यादा प्रेगनेंसी है, डाउन सिंड्रोम, इनके दौरान भाई HCG ज़्यादा होता है। HCG ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग होगी, बढ़ जाएगी वोमिटिंग। अब वोमिटिंग ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं हम क्या, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस का हमसे कोई ट्रीटमेंट पूछे तो हम क्या देते हैं पता है हमको, पायरिडॉक्सिन, प्लस डॉक्सिलामाइन, तो ये हम दे देते हैं नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस में। अब हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरियम हम पढ़ चुके हैं भाई कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया है, कब बोलेंगे हम इसको, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं भाई, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, मेलोरिवीज सिंड्रोम हो सकता है, तो ये हमने देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैनेजमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, मगर देख लेते हैं दोबारा फिर मैनेजमेंट हम क्या देंगे बस का, थायमिन दे देते हैं, विटामिन के दे देते हैं क्योंकि भाई ब्लीडिंग में देते हैं विटामिन के। और फिर उसके बाद तेरा क्या आ जाता है, और क्या दे देंगे इसमें, हाई फ्लूइड दे दो, और क्या दे दो भाई एंटी हिस्टामिन, वो दो एंटी मतलब एंटी एमेटिक में देंगे। एंटी एमेटिक कौन सी होती है, एक तो सबसे पहला हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक कौन सी, प्रोमिथाजिन। फिर इससे भी ठीक नहीं हो रखा तो हम क्या देंगे, डोपामिन एंटागोनिस्ट, डोपामिन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, मेल जो देते हैं डोमपेरिडोन या मेटा क्लोप्रोमाइड। फिर उसके बाद थर्ड, अगर ये भी फेल है तो हम क्या देते हैं, ओंडानसेट्रोन। तो ये होगा हमारा हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरियम। और क्या चेंजेस आ सकते हैं भाई GIT में, ये तो हमने पढ़े एस्ट्रोजन और HCG की वजह से। दूसरा भाई प्रोजेस्ट्रोन भी बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या GIT में चेंजेस ला सकता है। तो हमने पता है एस्ट्रोजन क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। तो ये फिर क्या क्या करेगा भाई, रिलैक्स करेगा। तो एक तो हमारा ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस का ये है हमारा लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, तो इसको रिलैक्स कर देगा तो क्या होगा, एसिड बाहर जाएगा, एसिड ऊपर चला जाएगा, तो एसिड को क्या, इसको फिर क्या बोलते हैं आपा, GRD क्या करवा सकता है, प्रोजेस्टेरोन। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में क्या देखता है, GRD गेस्टेशन ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज या सिंड्रोम। दूसरा हमको पता है भाई ये क्या, पहला तो ये इसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा गोल ब्लैडर जो है हमारे, गोल ब्लैडर की मसल्स हैं वो भी रिलैक्स कर सकती हैं, तो उसकी फिर उससे क्या होगा, डिक्रीज मोटिलिटी, इसकी भी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोटिलिटी कम होगी। तो मोटिलिटी कम होगी तो उससे क्या होने के चांसेस है, गोल ब्लैडर में स्टोन, तो गोल ब्लैडर के स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और ठीक है, गोल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होने के चांसेस है प्रेगनेंसी के दौरान। और अब लास्ट में भाई क्या है, GI मोटिलिटी। थर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, अपने GI गट की गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या है वो रिलैक्सेंट है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, तो अपने GI अपने गट की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। गट की मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशंस। तो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशंस भी देखने को मिल सकते हैं हमने प्रेगनेंसी के दौरान।